हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक्चुअल में केमिकल इक्वेशन होती है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बताती है कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है, इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मीन्स a reactant converts into product। देखिए, the substances in which chemical change is brought, वो substances जिनमें chemical change आता है उनको हम कह देते हैं reactant। और उस chemical change की वजह से जो new substances आते हैं, the substances which come into existence, जो नए substance बनते हैं उनको हम कह देते हैं products। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैसियस फेज में। इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, इसको हमने हीट किया। डेल्टा का मतलब है हीट करना। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जिनमें से एक सॉलिड फेज में और एक गैसियस फेज में। इट मींस ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रही है केमिकल चेंज को, कि केमिकल चेंज इस साइड से इस साइड पे हो रहा है। आगे देखिए क्या क्या नोटेशन यूज होती है केमिकल इक्वेशन में। अपर एरो जो होगी इस टाइप की, वो यूज होती है गैसियस प्रोडक्ट के लिए। जैसे अभी एग्जांपल किया CaCO3 सॉलिड फेज में, इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसियस फेज में क्या होता है, ऐसे होगा, इसके साथ ये रिलीज हो जाती है। लोअर एरो जो होगी वो यूज होती है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। देखिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। 10th क्लास में एक इक्वेशन करवाई जाती है, NaCl aqueous प्लस AgNO3 aqueous। एक्वस फेज में लेना, मतलब वाटर के अंदर ये डिसॉल्व होना चाहिए, इसके अंदर भी वाटर ऐड होना चाहिए। जब इनको हम मिक्स करेंगे तो ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3 एक्वस। 2 प्रोडक्ट बनते हैं AgCl और NaNO3। देखिए, Na के साथ Cl है, कन्वर्ट हो जाएगा, इसके साथ NO3 आ जाएगा, Cl चला जाएगा Ag के साथ। AgCl के साथ ये होता है, इट मींस ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, इसके बनेंगे प्रेसिपिटेट्स और वो बॉटम पे सेट हो जाते हैं। तो ये जो लोअर एरो होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्रेसिपिटेट्स को, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के होते हैं। आगे है सिंबल, अगर किसी के ब्रैकेट में S लिखा हुआ है तो वो सॉलिड के लिए है, L लिखा है तो लिक्विड के लिए, G है तो गैसेस के लिए, AQ लिखा हुआ है तो वो एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, और डेल्टा लिखा हुआ है तो वो हीट के लिए है। अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें जो केमिकल इक्वेशन है वो बताती है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इन्वॉल्वड इन ए केमिकल चेंज, कि एक केमिकल चेंज में कौन से रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। सेकंड है द रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, कि मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कितने इन्वॉल्व है, मतलब कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन रहे हैं, वो सब हमें केमिकल इक्वेशन में पता चलता है। नेक्स्ट, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में है तो उसका रिलेटिव वॉल्यूम भी केमिकल इक्वेशन में पता चलता है। एक एग्जांपल देते हैं, मीथेन O2 के साथ रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ, गैसियस फेज में है दोनों, प्रोडक्ट बन रहा है CO2 एंड वाटर, ये भी गैसियस फेज में, और जो वाटर है वो वेपर की फेज में मिल रहा है गैसियस फेज में। तो ध्यान दीजिए, हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहां आ जाएगा 2। अब देखिए, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बात करूं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसका एक मॉलिक्यूल इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल CO2 का बना रहा है और 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम मोल्स में बात करें तो 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन के आपस में रिएक्ट करके 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे CO2
एंड 2 मोल प्रोड्यूस करेंगे H2O। अगर हम सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें और मैं लीटर में बात करूं तो 1 लीटर वॉल्यूम CH4 का, 2 लीटर वॉल्यूम O2 का, ये प्रोड्यूस करेंगे 1 लीटर CO2 एंड 2 लीटर वाटर वेपर्स। तो अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस का मतलब लेफ्ट साइड पे एटम्स का नंबर और राइट साइड पे एटम्स का नंबर अगर वो सेम है, बैलेंस्ड है, तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि उस केमिकल इक्वेशन में कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, कितने मोल्स यूज हुए हैं और कितने वॉल्यूम रिएक्ट करके कितना वॉल्यूम उसने प्रोड्यूस किया है। तो जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। केमिकल इक्वेशन एक तो हमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताती और कंडीशंस के बारे में नहीं बताती कि क्या क्या कंडीशंस है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, उसको हीट करना है, हीट रिलीज हो रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो केमिकल इक्वेशन में टाइम टू टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करी गई। देखिए, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में, उसको और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए। N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, बनाते हैं अमोनिया। तो इसके हम यहाँ पे लेते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, इसको हेबर प्रोसेस कहते हैं। देखिए, इसमें 200 एटमॉस्फेयर हमें क्या रखना है, प्रेशर, और 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है। ये कंडीशन है, मतलब ये यूज होना है तो वो आपको केमिकल इक्वेशन में लिखनी पड़ती है। और साथ में ये लिखा मैंने PT प्लेटिनम, ये है कैटालिस्ट। क्या कैटालिस्ट यूज हुआ, कितना प्रेशर यूज हुआ, कितना टेम्परेचर, वो सब यहाँ पे लिखते हैं, तो बनती है तो परफेक्ट केमिकल इक्वेशन। आगे है, अगर कोई केमिकल इक्वेशन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नेचर की है तो उसके लिए डिफरेंट नोटेशन है। ये एसिटिक एसिड जब टूटता है, आयोनाइज होता है, तो वो बनाता है एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। ये रिवर्सिबल इन नेचर है। ये वीक एसिड है, ये कंबाइन हो सकते हैं दोबारा। लेकिन CaCO3 जब डिसोसिएट होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाता है, ये वापस नहीं आएगी, रिएक्शन इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है। इसके अलावा अगर कहीं पे हीट रिलीज हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है तो उसको भी हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाएगा, इसके अंदर प्लस 94 किलो कैलोरी। राइट हैंड साइड पे हीट प्लस है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। डेल्टा H एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए क्या आने वाली है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, राइट में प्लस में है लेकिन हीट रिलीज हमेशा नेगेटिव होती है। नाइट्रोजन की बात करें O2 के साथ तो NO बनाएगा, ये इस केस में होता है -23 किलो कैलोरी। मतलब इसके अंदर क्या है, हीट रिक्वायर्ड है। ये एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है। ये बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे 2 लगा दें। तो केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए हमने हीट को भी यहां पे इन्वॉल्व कर दिया कि अगर वो रिलीज हो रही है तो राइट हैंड साइड पे प्लस कर देंगे, और अगर एब्सॉर्ब हो रही है, हीट रिक्वायर्ड है, तो राइट साइड पे माइनस कर देंगे। तो ये बनती है परफेक्ट नोटेशन केमिकल इक्वेशन की। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आयनिक फॉर्म में। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो कंप्लीटली मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और मॉलिक्यूल ही बनेंगे। देखिए, बेरियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, सोडियम सल्फेट भी एक मॉलिक्यूल है। बेरियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं NaCl के। ये एरो लगी है, इट मींस इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, बॉटम में सेट हो जाएंगे। इसी इक्वेशन को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो 2Cl नेगेटिव। इसी तरीके से सोडियम पे +1 होता है और सल्फेट पे 2 नेगेटिव आयनिक फॉर्म में। अब जो BaSO4 बनता है वो बनता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो आयनिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, एक कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, उसको एज इट इज लिखना है। लेकिन NaCl आयनिक फॉर्म में होता है तो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। तो ये नोटेशन है
आप मोलिकुलर फॉर्म में भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो और आयनिक फॉर्म में भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हो। कल के लेक्चर में हम देखेंगे इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, और फिर हम इसके बाद करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट केमिकल इक्वेशन में, जिसमें दोबारा आपका मोल कंसेप्ट यूज होगा। तो आप आज एक बार ये केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना। धन्यवाद।